नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एस के चौहान एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। एक मॉडल पेपर अपन कर चुके हैं। आपने उसका अभ्यास किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। उससे संबंधित क्वेश्चन है वो आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब जो समय रहा है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मॉडल पेपर अपन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो इसको पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करो। आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको कोशिश करो कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है डाई एल्किल एसिटिलीन का लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है। कौन सा उत्पाद बनता है? ट्रांस बनेगा, सिस बनेगा, ट्रांस और सिस दोनों बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कर ली कोशिश? चलो देखिए, देखो क्या होता है इसके अंदर। एल्काइन जो है अपने पास लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में स्टेरियो स्पेसिफिक अपनी पास रिएक्शन होती है। ये देखो आपका होता है एल्काइन, ठीक है ना। इसका जब अपन हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एक तो आप कर सकते हो लिंडलार उत्प्रेरक। लिंडलार उत्प्रेरक क्या होता है? पैलेडियम होता है आपके पास और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका मिश्रण होता है, ठीक है ना। साथ में लिया जाता है लेड एसीटेट, ये लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में जो उत्पाद बनता है वो बनता है आपका सिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सिस प्रोडक्ट बनता है। ये उत्पाद बन जाता है। ये कौन सा उत्पाद है? सिस यानी संपक्ष, ठीक है भैया। चलो इसी तरह देखो, अगर आपने सोडियम और द्रव अमोनिया ली है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस। कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका ट्रांस। तो ये ध्यान में रखना कि अगर एल्काइन ली है और इसके साथ लिंडलार उत्प्रेरक की अभिक्रिया कराई है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। और यदि द्रव अमोनिया और सोडियम की क्रिया कराई है, किससे? हाइड्रोजन से क्रिया करवा रहे हो, ध्यान में रखना। दोनों प्रोसेस है वो हाइड्रोजनीकरण है, अपचयन की क्रिया है। एक में आपके सिस प्रोडक्ट बन रहा है और एक में आपके बन रहा है ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको उत्प्रेरक ध्यान में रखने हैं, कौन से आपका सिस प्रोडक्ट बनेगा और कौन से कैटलिस्ट से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से गैस स्थिरांक का मान है। गैस स्थिरांक का मान है तो आपके पास देखो कुछ मान दे रखे हैं। पहला मान दे रखा है आपके पास 8.314 पास्कल मीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल। तो आर का मात्रक ये बिल्कुल ये होता है। दूसरा देखिए, एक पास्कल बराबर क्या होता है? एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है, ध्यान में रखना। एक पास्कल बराबर कितना होता है? एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब अपन पास्कल की जगह इसका मान रखेंगे तो ये मीटर क्यूब है, ध्यान में रखना। ये क्या है? मीटर क्यूब है। स्मॉल एम कर लेना, मोलर था मत समझ लेना इसको, ठीक है। मैं रेड पेन से कर देता हूं, ये मीटर क्यूब है। तो अब जब अपन पास्कल की जगह इसका मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये है +3 और ये है आपके पास -2, तो 1 मीटर बच जाएगा ना।
तो यानी ये भी आपका सही है, ठीक है ना। तो ये भी आपका आर का मान हो गया, ये भी आर का मान हो गया, ठीक है ना। और लीटर एटमॉस्फेयर में ये मान होता ही है, अपन जानते ही हैं। लीटर एटमॉस्फेयर में मान कितना होता है, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल, ये मान आपके होता है, ठीक है ना। अच्छा, और भी देखो क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर है वो एक जूल के बराबर भी होता है, तो जूल भी अपन कर सकते हैं 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल भी मान होता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल भी मान होता है, और 8.314 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, तो इंटू 10 की घात 7 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल भी मान होता है। आर के मान ही है सारे, ये भी आर का मान है, ये भी आपके आर का मान है, ठीक है। और अर्ग बराबर होता है डाइन सेमी, तो डाइन सेमी भी इसका मान हो सकता है 8.314 10 की घात 7 डाइन सेमी, ठीक है ना। डाइन सेमी प्रति केल्विन प्रति मोल, ये सारे जो मान है ये किसके हैं, आपके आर के मान है, ध्यान में रखना। तो 3 मान तो ये हो गए, 3 मान ये हो गए, ये सारे आर के मान है, आपको याद रखने, ठीक है भैया। ये सारे मान आपको याद रखने हैं, इसका मतलब ये तीनों, ये भी है आर के मान और ये तीनों भी आर के मान है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट सवाल जो है अपना वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित कार्बन में sp संकृत है, मतलब कौन सा कार्बन इसके अंदर sp संकृत है। तो यहां ये देखिए कि ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, ये कार्बन जुड़ा हुआ है आपके डबल बॉन्ड से, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन आपके देखो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है वो इस तरह से डबल बॉन्ड से, यानी एमाइड है ना ये, और ये क्या है आपके साइनाइड। तो इसके अंदर ये जो कार्बन है वो ध्यान में रखना आपके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। अब आप जानते हो कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp2 संकृत। सिंगल बॉन्डेड है, ये सारा सिंगल बॉन्डेड है, तो ये है sp3 संकृत कार्बन। और यहाँ ये जो कार्बन है ये भी कौन सा हो गया, sp2 संकृत। और ये जो कार्बन होगा ये क्या होगा, देखो इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड आ गए, ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। तो मैंने आपको संकरण निकालने का तरीका है वो बहुत अच्छे से बता रखा है कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिन लो, है ना, और यदि लोन पेयर है तो उनकी संख्या गिन लो, ठीक है ना। तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, संकरण है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मालूम है आपको, मेरे पुरानी वीडियो देख लेना उसमें मालूम पड़ जाएगा आपको। तो पाई बॉन्ड है कितने हो गए, 2, तो संकरण की अवस्था होगी S। तो जवाब क्या हो जाएगा इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन है वो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो कार्बन है रेखांकित कार्बन है वो sp संकृत है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखें, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आ गया है, थर्ड, 3 क्वेश्चन हो गया ना अपने, हाँ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावयवता, समावयवता शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो ये भैया ये तो सीधा सा आपको याद रखना पड़ेगा, किसने दिया था, बर्जिलियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने समावयवता का प्रयोग करा था सबसे पहले। समावयवता होती क्या है, समावयवता होती है 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण है वो अलग अलग हो, वो सारे क्या होते हैं, समावयवी यौगिक होते हैं, और ये घटना कहलाती है समावयवता। 2 प्रकार की देखते हैं अपन, एक तो देखते हैं संरचनात्मक और एक देखते हैं अपन त्रिविम, जिसके अपन ने पूरा डिस्कस करा था समावयवता का, ठीक है ना। त्रिविम के अंदर अपनी प्रकाशिक आ गई थी, ज्यामिति आ गई थी, सरूपण समावयवता आ गई थी, प्रकाशिक समावयवता आ गई थी, है ना। और संरचनात्मक के अंदर अपन ने बात करी थी जिसमें चेन आइसोमर, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता,
मध्यावयवता, ठीक है ना, चलावयवता और क्रियात्मक समावयवता, इनकी अपन ने बात कर ली थी, ठीक है ना। तो बेर तो देखो बेर अभिकर्मक होता है, क्षारी KMnO4 होता है, वो होता है बेर अभिकर्मक। हाफमान, हाफमान ब्रोमेमाइड एक अभिक्रिया होती है एमाइड बनाने के लिए, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होती है। वोहलर है, उसने यूरिया का जो का प्रयोग किया था वो वोहलर नाम से था, ठीक है ना। तो ब्रजिलियस, इसमें ध्यान में रखना, ब्रजिलियस है, इसने सबसे पहले समावेता शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कार्बनिक यौगिक में स्थिति समावेता प्रदर्शित होने के लिए न्यूनतम कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें स्थिति समावेता हो तो उसके लिए कितने कार्बन चाहिए न्यूनतम। स्थिति समावेता का मतलब है, आपको पता है ना क्या होता है, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं इसको अपन, पोजीशन आइसोमर। क्या होता है पोजीशन आइसोमर? पोजीशन आइसोमर क्या होता है? पोजीशन आइसोमर का मतलब है कोई समूह है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले, उसकी पोजीशन बदल जाए, ठीक है ना। जैसे देखते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH, ये लिख, ठीक है ना। तो अब इसी का ही दूसरा यौगिक अगर देखें अपन, जैसे बी में देखो CH3 CHOH CH3, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या हो गया कि यहाँ OH की स्थिति इधर है ना, यानी ये क्या है प्रोपेन 1 ओल, और ये क्या है प्रोपेन 2 ओल, यहाँ दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका पोजीशन आइसोमर है। तो 3 कार्बन तो न्यूनतम अपन को दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई हो सकता है कि जिसमें और कार्बन की संख्या कम हो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे आपका ये होता है CH2 यहाँ मैं लगा दूं X और यहाँ लगा दिया मैंने X। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपके विस डाई हेलाइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विस डाई हेलाइड, बोलते हैं ना। 2 कर्मागत कार्बन है और उनसे हेलोजन जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं विस डाई हेलाइड। और जब एक ही कार्बन से कुछ जुड़ जाए, एक ही कार्बन से जब जुड़ता है ना, एक ही कार्बन से जब अपन जोड़ दें, जैसे CH3 CHX और X, ये हो जाता है आपका जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड, ठीक है ना, जेम डाई हेलाइड। तो 2 कार्बन न्यूनतम आपको चाहिए पोजीशन आइसोमर के लिए। इसमें देखो इनकी पोजीशन अलग अलग कार्बन पे है, यहाँ एक ही कार्बन पे है, जबकि अणुसूत्र दोनों का क्या है? समान है। अणुसूत्र क्या है आपका? समान है। देखो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। यहाँ भी देखो कितनी है? 4। कार्बन कितने हैं? 2। यहाँ भी 2। हेलोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी 2। तो न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए? न्यूनतम भैया कार्बन चाहिए आपको कितने कार्बन? 2 कार्बन। एक कार्बन पर कोई समावेता नहीं होगी, कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, ठीक है ना। तो हेलोजन वाला इसके अंदर उदाहरण हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवण शुद्ध प्रतिबिंब का ध्रुवण अघूर्णन तथा प्रतिबिंब के सम आणविक मिश्रण के रूपांतरण को कहते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल कर दी इसके अंदर। ये कहना क्या चाह रहा है कि आपके जो प्लस प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे ये छपे नहीं है आपके, जो एक तो प्लस वाला और एक माइनस जो प्रतिबिंब है, यानी दर्पण प्रतिबिंब है ना 2, कहने का मतलब एक तो है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक है लिवो रोटेटरी। ये एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है, यानी शुद्ध प्रतिबिंब हो गया ना एक दूसरे के, और दोनों ही क्या है? ध्रुवण घूर्णक है। ये आपका क्या करेगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है ना। ये क्या करता है? क्लॉकवाइज घुमाता है। किसको? ये क्लॉकवाइज घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को, पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है? ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। समझना बात को, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी अलग से दे रखी है। तो इन दोनों का जो मिश्रण है, ध्यान में रखना, जो ध्रुवण
शुद्ध प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब अपने कहते हैं ना D प्लस और L माइनस, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, तो इनके जो प्रतिबिंब है इनका सम आणविक मिश्रण, देखो सम आणविक मिश्रण का मतलब क्या हो गया, समान मात्रा में इनको मिलाया जाए। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान में रखना, ध्रुवण घूर्णक के दो दर्पण प्रतिबिंब, कौन से, जो शुद्ध प्रतिबिंब है, यानी एक तो है आपका D प्लस और एक L माइनस, इनका अगर सम आणविक मिश्रण बनाया जाए, सम आणविक मिश्रण बनाया जाए, तो इस सम आणविक मिश्रण का जो रूपांतरण होगा वो क्या होगा, बताओ देखें क्या होता है। चलावयवता थोड़ी होती है, चलावयवीकरण तो होता नहीं है। चलावयवता तो अपन को पता है, एक डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के बीच में होता है चलावयवता। ये क्या होता है, ये आपको पता है कि दोनों की अगर 50-50% मात्रा मिला दी जाए तो क्या हो जाता है, तो बन जाता है आपका रेसेमिक मिश्रण। कौन सा मिश्रण, रेसेमिक मिश्रण होता है। और ये रेसेमिक मिश्रण क्या हो जाता है, फिर ये आपका अप्रकाशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रकाशिक, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा जब इनकी दोनों की समान मात्रा आपस में मिला दी जाएगी। चलावैवीकरण आपको पता है क्या होता है, चलावैवीकरण तो आपको पता होगा, इस तरीके से होता है कि CH3COH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया जाए। अब ये हाइड्रोजन इधर चला जाए और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, यानी ये तो इनॉल फॉर्म है, इसकी कीटोन फॉर्म बन जाएगी, कीटो फॉर्म, इस तरीके से। ये होती है आपकी चलावैवता। तो चलावैवता तो दर्पण प्रतिबिंब और ध्रुवण घूर्णक, इसके अंदर तो चलावैवता का कोई मतलब नहीं। इसी तरह समावयवीकरण है, समावयवता के अंदर भी इस तरह से जो अपन यौगिक है वो टूट कर अलग अलग समावयवी यौगिक बनाते हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं आती। एपीमरीकरण क्या होता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनके अंदर क्या होते हैं, किरेल कार्बन होते हैं। ठीक है ना, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर जो सेकंड नंबर वाला कार्बन होता है वो क्या कर सकता है, रोटेट हो सकता है, केवल वो कार्बन ही रोटेट होगा। उसकी वजह से D प्लस आपका D प्लस भी बनती है और L माइनस है, ग्लूकोज के रूप बनते हैं, अलग अलग रूप बनते हैं। ठीक है ना, वो भी क्या होते हैं, समवयवी होते हैं, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, तो उनके अंदर एपीमरीकरण की क्रिया होती है। ग्लूकोज फ्रक्टोज है, इनके अंदर होते हैं किरेल कार्बन, और उन किरेल कार्बन के किसी एक कार्बन के क्या होने से, मुक्त घूर्णन से, ध्यान में रखना, किरेल कार्बन के मुक्त घूर्णन से अल्फा व बीटा रूप बनते हैं। ठीक है ना, अल्फा बीटा रूप बनते हैं, वो होता है एपीमरीकरण। ठीक है ना, यानी इस तरीके से भावार्थ इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से जो, तो ऊपर वाला जो समूह है वो नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर चला जाए, ये एपीमरी कार्बन होता है। ये जो कार्बन होता है ना, ये क्या होता है, एपीमरी कार्बन। इसका मुक्त घूर्णन होने से अल्फा बीटा रूप है वो बन सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो बचा क्या फिर, अपना रेसेमिक मिश्रण वाला ही बचा। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये बात हो रही है आपके प्रकाशिक समावयवता की, और दो प्रतिबिंब है, शुद्ध प्रतिबिंब है, जो इनका अगर सम आणविक मिश्रण मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, रेसेमिक मिश्रण बन जाएगा। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट चलें। चलो, एक अणु किरेल कहलाता है यदि केवल, बताइए, देखें चारों पॉइंट पढ़ लीजिए और पॉज करके एक बार कोशिश करिए हल करने की। यह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होता है, ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है, इनमें त्रिविम केंद्र होते हैं, इनमें भिन्न विन्यास होते हैं। बताइए कौन सा होगा। किरेल का मतलब क्या है, किरेलता का सीधा संबंध देखो हाथ से लिया गया, हाथ है वो किरेल माना जाता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाता है ये हाथ। अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, अध्यारोपित करते हैं।
अध्यारोपित करते हैं ना, तो ये अध्यारोपित होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए हाथों को किरेल बोला जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर है जिसका दर्पण प्रतिबिंब उस पर अध्यारोपित नहीं होता है, उसको क्या बोला जाएगा? किरेल। ठीक है ना, किरेलता का गुण। और किरेल कार्बन क्या होता है? किरेल कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन की सारी संयोजकताएं अलग अलग होती हैं, उसको अपन किरेल कार्बन बोलते हैं। उस पर अपन ऐसे स्टार लगा देते हैं जब संयोजकताएं सारी क्या होती है? अलग अलग। ठीक है ना। M N O P इस तरह से हो ना, अलग अलग हो, तो ये किरेल कार्बन होता है। और अध्यारोपित जब अपन करते हैं, और अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज जब नहीं होता है, ठीक है ना, मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं किरेलता का गुण। ठीक है ना। तो इस तरह से जब अपन इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, ये इसकी मिरर इमेज होती है, इस पर अध्यारोपित सुपर इम्पोज करेंगे तो नहीं होगा, तो एक ग्रुप तो हो जाएगा आपके D प्लस और एक हो जाएगा L माइनस। ठीक है ना। चलो, ये किरेलता की बात होगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन का तो मतलब ही नहीं है, ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होता है, तो फिर वो किरेल कहाँ से हुआ? ठीक है ना। त्रिबिंब के अंदर तो होते ही हैं, सभी के अंदर होते हैं, विन्यास भी अलग हो सकता है। बात क्या है? बात यह है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो अध्यारोपित नहीं होगा। ध्यान में रखना, दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होगा। मिरर इमेज, मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टेट्राहेलाइड जल अपघटित नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा टेट्राहेलाइड है वो जल अपघटित नहीं होता है? तो कार्बन परिवार दे रखा है, कार्बन फैमिली है, 14 वाला ग्रुप है अपना। ठीक है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होते हैं। काशी गए संत प्रभु से बनाते हैं ना अपन ये, तो इनके अपन ने क्या बना दिए? इनके अपन ने बना दिए टेट्राहेलाइड। कार्बन का टेट्राहेलाइड है CCl4, इसका SiCl4 हो गया। इसी तरह जर्मेनियम का टेट्राहेलाइड कर दिया अपन ने। ठीक है ना। और टिन का टेट्राहेलाइड कर दिया, लेड का भी अपन कर सकते हैं। लेड वैसे क्या होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है ना, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, यानी S वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो काम में नहीं आएंगे, तो PbCl2 बनाता जाता था। PbClB4 भी बन सकता है, लेकिन स्थायी उत्पाद क्या होगा? PbCl2 होता है। तो इनके चारों टेट्राहेलाइड की अगर बात करें तो क्या होता है कि जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, इनके पास क्या होते हैं? रिक्त कक्षक भी उपलब्ध रहते हैं। कार्बन के पास D कक्षक अब्सेंट होता है। कार्बन के पास क्या रहता है? D कक्षक जो है वो क्या रहता है? अब्सेंट होता है, तो इसका जल अपघटन नहीं होता है। जल अपघटन के लिए और बंध बनाना पड़ेगा, तो और बंध बनाने की इसके पास क्षमता होती नहीं है, अष्टक का इसके पास प्रसार हो नहीं सकता है। CCl5 वगैरह आपने कभी देखे थोड़ी है, जैसे सल्फर का अष्टक का प्रसार होता है, उसी तरह क्या होता है कि सिलिकॉन वगैरह इनके पास क्या होते हैं? रिक्त कक्षक होते हैं, D कक्षक होता है इनके पास, रिक्त D कक्षक है, इसके पास रिक्त D कक्षक अब्सेंट रहता है। इसकी वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका जल अपघटन नहीं होगा। ध्यान में रखना, बाकी का हो जाएगा सबका, बाकी का सबका जल अपघटन हो जाएगा, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता है। रीजन क्या है? रिक्त D कक्षक है। D कक्षक होता ही नहीं है, रिक्त की क्या बात है, D नहीं होता है इसके पास। देखो कार्बन के पास क्या है? 1s2 2s2 2p2, तो 2D तो होता ही नहीं है इसके पास, 2D तो कक्षक ही नहीं होता है। इस वजह से ये क्या है? इसका जल अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन जाए तो किस में जाए? बंध बनाने के लिए। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम मुख्यतः होता है, आप देखो इसमें ध्यान से देखना, पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल में एल्केन भी होते हैं, एस्टर भी होते हैं, एरोमेटिक यौगिक भी होते हैं। ठीक है ना, एल्केन और एरोमेटिक यौगिक होते हैं स्पेशली, और ये ओलिकिनो ये लगा हुआ है, लिखा हुआ है,
यानी एल्किनो होगा ये, है ना, एल्किनो। तो मेन जो बात है ना आपको ध्यान में रखनी है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। पेट्रोल किसका होता है? पेट्रोलियम पदार्थ है, इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होता है। और स्पेशली क्या चीजें होती है इसके अंदर? एल्केन होता है। मुख्यतः ज्यादा मात्रा किसकी होती है? एल्केन की। इसके अलावा कुछ एरोमेटिक यौगिक भी होते हैं, है ना। तो ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब, अगर दोनों साथ में आ गया कि एरोमेटिक यौगिक भी होते हैं और एल्केन भी होते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लिख दिया तो। बाकी अगर दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है तो ध्यान में रखना, एल्केनों का मिश्रण बताना है आपको। किसका मिश्रण बताना है? एल्केनों का। इसमें बहुत सारे एल्केन होते हैं अलग अलग वेराइटी के। कोलतार होता है, कोलतार में तो बहुत प्रकार के यौगिक होते हैं, लगभग 600 के आसपास यौगिक बताते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। बहुकेंद्र के यौगिक है, नेफ्थलीन, है ना, फिनेंथ्रीन वगैरह बहुत सारे यौगिक होते हैं। ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ जो है ना, जीवाश्म ईंधन है, इसके अंदर क्या होते हैं कि हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण रहता है। पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन है। और इसके अंदर क्या होता है? एल्केन का मिश्रण रहता है। बहुत सारे एल्केन होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना। इसी से पेट्रोलियम पदार्थ है ये, पेट्रोलियम। तो इससे अलग अलग और भी पदार्थ है वो प्राप्त किए जाते हैं। वैक्स वगैरह है, डीजल वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, वो इस पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना, एल्केनों का मिश्रण बताना है। पेट्रोलियम जो है वो मुख्यतः किसका मिश्रण है? एल्केनों का। मुख्यतः हो गया ना, किन किन का है तो आपके एरोमेटिक यौगिक भी इसके अंदर आते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड किसकी तरह प्रयोग किया जाता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता क्या है पहले तो ये देखिए। बेंजीन अपन जानते हैं, ये होता है बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है ना। बेंजीन के साथ किसकी क्रिया करा दी आपने? Cl की क्रिया करा दी, ठीक है ना, 3Cl2। विकिरण की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो जब 3Cl2 के साथ जब क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा? बेंजीन के पास ये जो एक तरह की योगात्मक अभिक्रिया देता है, ये ध्यान में रखना है, एडिशन रिएक्शन देता है ये। कौन सी रिएक्शन? एडिशन। एडिशन रिएक्शन देगा तो उस समय क्या होगा? देखो, जो ये Cl है, कितने Cl है? Cl है 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 6 जो ये आपके पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन काम में आ जाएंगे किसको? क्लोरीन को जोड़ने पर। जैसे यहाँ ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर, ठीक है ना। ये होता है आपका डबल बॉन्ड हट जाएगा, इसको बोला जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसी का ही दूसरा नाम होता है लिंडेन। इसी को क्या बोला जाता है? लिंडेन। इसी को ही बोला जाता है गैमेक्सेन, गैमेक्सेन, ठीक है। इसका जो यूज होता है, BHC का जो यूज होता है वो किस रूप में होता है? कीटनाशी के रूप में इसका यूज होता है, ध्यान में रखना। कीटनाशी होता है, उसके रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो योगात्मक अभिक्रिया से बनाया जाता है। बेंजीन की क्लोरीन के साथ योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है। हाइड्रोजन नहीं हटे, ध्यान में रखना, कोई प्रतिस्थापन नहीं हुआ है इसके अंदर, हाइड्रोजन नहीं हटे हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिस्थापन नहीं है, एडिशन अभिक्रिया है। रंजक डाइज के रूप में थोड़ी होता है, डाइज के रूप में तो इसका यूज होता नहीं, है ना। एनिलीन, पीत वगैरह वो होते हैं रंजक, तो डाइज वगैरह में उनको यूज करते हैं। मलेरिया के रूप में तो क्लोरोक्वीन वगैरह उनको यूज करते हैं। प्रतिजैविक है, वो एंटीबायोटिक होते हैं, पेनिसिलियम जी वगैरह, ठीक है ना, एम्पिसिलिन, उनको यूज करते हैं। तो कीटनाशी के रूप में जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? आपके BHC। ऐसे एक यौगिक और होता है DDT। DDT को भी कीटनाशी के रूप में अपन यूज करते हैं, ध्यान में रखना। DDT, DDT को भी कीटनाशी के रूप में यूज किया जाता है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका यूज भी किस रूप में होता है? कीटनाशक के रूप में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकास अभिकर्मक है। लुकास अभिकर्मक का यूज क्या होता है? लुकास अभिकर्मक है, उसका यूज हो जाता है RX के निर्माण में, ठीक है ना। और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है, इनमें विभेद करने में भी लुकास अभिकर्मक का यूज होता है, ठीक है ना। लुकास अभिकर्मक क्या करता है? लुकास अभिकर्मक है, जैसे अपन ने एल्कोहल लिया 1 डिग्री CH3 CH2OH, ठीक है ना। एक अपन ने ले लिया CH3 CH3OH, ठीक है। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, और एक ले लेते हैं 3 डिग्री। ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। जब इनके साथ अपन क्रिया करवाते हैं, किसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन? ZnCl2, एनहाइड्रस होता है ये। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल। किसका प्रयोग करते हैं? निर्जल जिंक क्लोराइड का, और कंसंट्रेशन यानी सांद्र HCl का प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है ना। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl का अपन प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाता है? तो देखो, इसके अंदर आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। ध्यान में रखना, कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या होगा? H जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा? आपका Cl जो है वो जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये OH तो हट जाएगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? Cl जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ तो बनेगा CH3CH2Cl। यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी OH हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी OH हट जाएगा और बन जाएगा आपके CH3CH3 और Cl, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ पर जब अपन यही चीज़ लेंगे, सेम यही लेना, आपको ध्यान में रखना, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस और HCl सांद्र HCl है। सेम यही चीज़ यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 और Cl। अच्छा, यहाँ हुआ क्या कि जब ये हैलाइड बनते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं, तो इनकी वाइट पीपीटी देते हैं। ये क्या देते हैं? वाइट पीपीटी, श्वेत अवक्षेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? श्वेत अवक्षेप। तीनों में श्वेत अवक्षेप बनेगा। यहाँ भी श्वेत अवक्षेप, यानी 3 डिग्री जो है वो भी श्वेत अवक्षेप दे रहा है, 2 डिग्री है वो भी श्वेत अवक्षेप देगा, और 1 डिग्री है वो भी श्वेत अवक्षेप बनाएगा। तीनों बनाएंगे, लेकिन तीनों के बनने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होगा। जो आपका 3 डिग्री है वो तुरंत श्वेत अवक्षेप दे देगा। 2 डिग्री है, इसके अंदर लगभग आपके टाइम लगेगा 5 मिनट का, और इसमें आधे घंटे बाद श्वेत अवक्षेप आएगा। यानी इनकी जो स्पीड है, अभिक्रिया करने की जो दर है, वो सबसे ज़्यादा किसकी है? 3 डिग्री हैलाइड की, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि इसमें OH जब हटेगा तो कौन सा कैटाइन बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा। OH हटते ही 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है, जो स्टेबल होता है, तो OH आसानी से निकाल देता है। OH क्या कर सकता है? आसानी से निकाल सकता है। यहाँ OH है वो थोड़ा सा आसानी से नहीं निकलेगा, यहाँ और मुश्किल से निकलेगा। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि तीनों में अपन विभेद कर सकते हैं। एक तो 3 प्रश्नलियाँ अगर अपन ले लें, 3 टेस्ट ट्यूब अगर अपन ने ले ली, है ना, 3 टेस्ट ट्यूब ले ली, तो जहाँ 3 डिग्री एल्कोहल होगा वहाँ वाइट पीपीटी जो है वो क्या बन जाएगा? तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना, फास्ट बनेगा एकदम तुरंत। और यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ पर भी वाइट पीपीटी आएगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? लगभग 5 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे। और यहाँ पर भी वाइट पीपीटी बनेगा, लेकिन हाफ एन आवर लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। तो इस आधार पर अपन पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। जब अपन इनके अंदर एल्कोहल ले लें और इसमें जिंक क्लोराइड और HCl डालेंगे, तो अवक्षेप कितना जल्दी कौन बना रहा है
उसके आधार पर इनमें विभेद कर सकते हैं। और अम्लीयता भी बता सकते हैं। देखो अम्लीयता, क्षारीयता, यानी इसकी क्षारीयता ज़्यादा है, OH जल्दी निकालना नहीं, तो क्षारीयता का ऑर्डर देखेंगे तो 1 2 3 के अंदर ज़्यादा क्षारीय कौन सा हो गया? ज़्यादा क्षारीय आपका 3 डिग्री वाला ज़्यादा क्षारीय हो गया। अम्लीय कौन सा ज़्यादा है? 1 डिग्री ज़्यादा अम्लीय। ठीक है ना? तो इस सीधी सी बात है, ऑप्शन जो सही करना है वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना? चलो, ये दोनों ऑप्शन का तो आपको इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? और ये दोनों ऑप्शन एक जैसे सही दे दिए, तो ये ऑप्शन ही आपका सही है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है, सवाल को अच्छे से पढ़ लो। परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटती है। सीधी सी बात है, जब अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट अपन जाते हैं, तो क्या होता है? आपकी परमाणु त्रिज्या जो होती है, यानी साइज जो होता है, वो क्या होता है? साइज होता है डिक्रीज। सीधी सी बात है, होता है बिल्कुल। किंतु हेलोजन के बाद अचानक से बढ़ जाती है, यानी हेलोजन तक त्रिज्या कम होती है। जब अपन यहाँ से चलते हैं ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर इससे पहले वाले भी तत्व, तो त्रिज्या घटेगी। फिर हेलोजन के बाद अचानक बढ़ती है। अतः आवर्त में अक्रिय गैसों की त्रिज्या वो सर्वाधिक होती है, यानी यहाँ पर हीलियम के बाद में यहाँ क्या आता है? नियोन। इनकी त्रिज्या सर्वाधिक होती है। इस कथन को स्पष्ट करता है क्या? अक्रिय गैसें सर्वाधिक स्थायी विन्यास रखती है, बिल्कुल रखती है। अक्रिय गैसें बंधन में भाग नहीं लेती है, बिल्कुल भाग नहीं लेती। अक्रिय गैसों में वान डेर वाल त्रिज्या पाई जाती है, कोई नहीं। सही तो ये तीनों ही लग रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा है? ये बात तो ये भी सही है, अक्रिय गैसें सर्वाधिक स्थायी विन्यास रखती है, बिल्कुल सही बात है। अक्रिय गैसें बंधन में भाग नहीं लेती है, बंधन यानी रासायनिक बंधन में भाग ही नहीं ले रही है। ठीक है ना? तो ये भी बात सही है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अक्रिय गैसों में वान डेर वाल त्रिज्या पाई जाती है। अब इनके अंदर त्रिज्या तो अपन ऐसे निकाल नहीं सकते, ये क्या करते हैं? आपस में वान डेर वाल बंध बनाते हैं। तो वान डेर वाल त्रिज्या की वजह से इनका साइज देखा जाता है, तो साइज इनका क्या होता है? अपने आवर्त में बड़ा साइज होता है। जबकि ये और जो यौगिक होते हैं, इनमें क्या होते हैं? आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है, ये बनते हैं। ठीक है ना? तो इनकी निकाली जाती है वान डेर वाल त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठीक है ना? और वान डेर वाल्स त्रिज्या है, उसकी वजह से इनका आकार है वो क्या बताया जाता है? बड़ा बताया जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना। तो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट व सेकंड का मिलान करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो पहले है अधिक विद्युत ऋणी तत्व। अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? बताओ देखें। अधिक विद्युत ऋणी तत्व है आपका कौन सा? फ्लोरीन। ठीक है। अच्छा, फिर तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन की नहीं होती, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, फिर है ब्रह्मांड में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? बताओ। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? वायुमंडल में तो नाइट्रोजन होता है, ब्रह्मांड के अंदर है सूर्य है, उसके अंदर तो पूरी हाइड्रोजन गैस है, हीलियम हाइड्रोजन यही है। ठीक है ना? तो ब्रह्मांड के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी की बात की जाए तो कौन सा तत्व है? ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा है आपके हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा है? हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में, वायुमंडल में आपके हो जाएगा, वायुमंडल के अंदर ये कर दिया ना मैंने। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये ब्रह्मांड के अंदर ये है सर्वाधिक। ठीक है ना? ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक कौन सा है? हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड के अंदर हो गया हाइड्रोजन। ठीक है। वायुमंडल में, वायुमंडल में आपके हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या आ गए? देखो ऑप्शन आ गए, पहले का ए का कौन सा ऑप्शन आ गया? ए का आ गया आपके, ए का आ गया एफ, यानी फ्लोरीन आया डी।
अच्छा, बी का कौन सा ऑप्शन आया? बी का आपका आ गया ए। सी का कौन सा ऑप्शन आ गया? सी का आ गया बी। और डी का देखो कौन सा बच गया? ए बी सी बच गया। ठीक है ना? तो डी से स्टार्ट हो रहा है, देखो डी से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ये होगा नहीं आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दो ऑप्शन की बात कर रहे हैं। चलो पहला डी हो गया, दूसरा ए, देखो दूसरे में ए यहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है ना? फिर यहाँ बी भी, बी तो आ रहा है यहाँ पे, फिर ए आ रहा है। तो अपन जानते हैं कि डी वाला जो ऑप्शन है, डी में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ये तो सी किसके अंदर आ रहा है? इसी में आ रहा है। यानी ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। यही क्रम आ रहा है अपना, देखो डी ए बी सी, डी ए बी सी, यानी ये भी गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन अपना सही ऑप्शन हो गया है। ठीक है भैया, चलें, चलो नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़ो इसको। एक तत्व जो उच्च विद्युत ऋणता रखता है उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी उच्च होती है। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एक विलगित परमाणु का गुण है। तीसरा ऑप्शन विद्युत ऋणता बंधित परमाणु का गुण है। चौथा ऑप्शन है विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता सीधे रूप से नाभिकीय आवेश व व्युत्क्रम रूप से परमाणु आकार से संबंधित होती है। सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सा ऑप्शन सही करूं बताओ। देखो सभी को ध्यान से पढ़ें। पहला ऑप्शन है एक तत्व जो उच्च विद्युत ऋणता रखता है। कौन रखता है? सबसे ज्यादा कौन रखता है? फ्लोरीन रखता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? उच्च विद्युत ऋणता किसकी है सबसे ज्यादा? उच्च विद्युत ऋणता आई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? आपके फ्लोरीन की, है ना? लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। उच्च होती है क्या? नहीं होती, क्लोरीन की उच्च होती है, ध्यान में रखना। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आपके उच्च होती है क्लोरीन की। तो पहला ऑप्शन ही हो गया इसके अंदर। तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। अपना सही ऑप्शन तो यही होना है, क्योंकि यही है सत्य, है ना? सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एक विलगित परमाणु का गुण है। बिल्कुल, विलगित अवस्था में जब होता है, गैसीय अवस्था में होता है, उस समय एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाती है या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। विद्युत ऋणता बंधित परमाणु का गुण है, वो अपन को पता है। विद्युत ऋणता है वो कब देखी जाती है? जब बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सीधे नाभिकीय आवेश से, है ना? यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आपके कौन सी चीज? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों ही समानुपाती होती है किसके? ये सीधे समानुपाती है नाभिकीय आवेश के, जेड इफेक्टिव के। भाई बाएं से दाएं चलते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो विद्युत ऋणता भी बढ़ती है और आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। जब अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये आपके पास जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, ई एन भी बढ़ेगा और ई ए भी बढ़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, व्युत्क्रम रूप से परमाणु आकार से संबंधित है। बिल्कुल, साइज बढ़ेगा तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, यानी बात ये सही है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कौन सा कथन असत्य है उसके हिसाब से ये सही है। ठीक है ना? यानी असत्य कथन तो ये हो गया ना, ये तो सारे सत्य हैं, असत्य ये हो गया। समझ गए? तो ऑप्शन की दृष्टि से ये सही हो गया। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखें अपन। ये तो पता है ना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन की तुलना में कम है। रीजन क्या है? साइज इसका क्या है? छोटा, है ना? छोटा साइज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
हाई रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ नहीं पाएगा आसानी से, घर्षण हो जाएगा, प्रतिघर्षण करेगा। और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है लिक्विड, H2O2 है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, लिक्विड होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है ना, ध्यान में रखना। बाकी के ऑप्शन है वो सही होंगे नहीं, गैस हो नहीं सकता, ठोस भी नहीं होता, न अर्ध ठोस होता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो किस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था के अंदर मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में हो जाती है, हाइड्रोजन जरूर मिल जाती है। क्षारीय मृदा धातु का कौन सा गुण परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ता है। क्षारीय मृदा धातु कौन सी हो गई, सेकंड ग्रुप वाले, सेकंड ग्रुप वाले हैं। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ये दूसरा क्वेश्चन और आ गया। क्षारीय मृदा धातुओं का कौन सा गुण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है, बताओ। ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो बताओ आयनन विभव का मान बढ़ता है क्या, ऊपर से नीचे आते हैं तो बताओ। ऊपर से नीचे आते हैं, साइज क्या होता है, साइज आपका बढ़ता है, रीजन कोष की संख्या बढ़ती है, यानी n का मान बढ़ेगा तो आपके साइज का मान भी बढ़ेगा। साइज बढ़ा यानी न्यूक्लियस से जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस भी बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन लग रहा था, आकर्षण लग रहा था, वो कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। तो आयनन विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी, कम हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ऊपर से नीचे आएंगे तो आपके आईपी का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ठीक है ना, डिक्रीज होगा। हाइड्रोक्साइड की विलेयता, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना, जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनते हैं अपने, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, इनकी जो विलेयता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनकी विलेयता है वो बढ़ती है, ध्यान में रखना। ऊपर से नीचे आएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनकी जो विलेयता है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ध्यान में रखना। हाइड्रोक्साइड की विलेयता, हाइड्रोक्साइड सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होती है। ठीक है ना। सल्फेटों की जो विलेयता है वो क्या होती है, घटती है। सल्फेट है उनमें क्या होता है, जलयोजन ऊर्जा का मान कम रहता है। सल्फेटों के लिए आकार बड़ा होता है सल्फेटों का, तो इनकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या रहता है, बड़ा ज़्यादा रहता है। जलयोजन ऊर्जा का मान कम रहता है, जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा रहता है, इसलिए सल्फेटों की विलेयता क्या रहती है, कम रहती है, ध्यान में रखना, बढ़ता नहीं है। और विद्युत ऋणता अपन जानते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणता घटती है, ध्यान में रखना। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है। और सल्फेट की जो सोल्यूबिलिटी है, सल्फेट सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या होती है, आपके घटती है। रीजन है जलयोजन ऊर्जा का कम मान होना। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्साइड है, इनकी विलेयता है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाएगी, जलयोजन ऊर्जा का मान इनका बढ़ जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सवाल आ रहा है भैया, देखो ध्यान से, 17वां क्वेश्चन आ रहा है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। इतना तो आपको आता ही है, बहुत सरल सवाल है, आपको अच्छे से आप जानते हैं, छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है भैया, सोडियम नाइट्रेट अभी पढ़ा भी था अपन ने, क्या होता है, चिल्ली साल्ट पीटर होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, इंडियन साल्ट पीटर, ध्यान में रखना, KNO3 होता है इंडियन, इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट। और सोडियम का जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ये कहलाता है आपका माइक्रोकोस्मिक लवण। क्या कहलाता है, माइक्रोकोस्मिक लवण कहलाता है, माइक्रोकोस्मिक लवण।
ठीक है। और NaHCO3 सब जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ, है ना, और तो कौन बताएगा? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। बच गया जो धावन सोडा हो गया, जो बच गया वो क्या आपके धावन सोडा, ठीक है ना। तो क्या क्या ऑप्शन हो गए देखो, ए बी सी और डी, इनके क्या क्या ऑप्शन हो गए? इनके ऑप्शन हो गए देखो, पहले के अंदर क्या हो रहा है, ए का ऑप्शन हो रहा है बी, ए का हो रहा है बी, बी का क्या हो रहा है सी, और सी का क्या हो रहा है ए, और डी का कौन सा ऑप्शन हो रहा है? डी का हो रहा है डी, ठीक है। तो ए में देखो बी कहाँ आ रहा है, ए में देखो बी आ गया आपके यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही सही होगा, बी सी ए डी, बी सी ए डी, ये अपना सही ऑप्शन हो गया, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 18वां क्वेश्चन है अपना, गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम की परमाणु त्रिज्या से होती है, बहुत ही शानदार सवाल है, बताइए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, कौन सा सही होगा? कि भाई आपका गैलियम है एक तो, और एक एल्यूमिनियम है, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है बताओ? साइज है वो बढ़ता है हमेशा, साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम का आकार क्या दिख रहा है? ज़्यादा, तो ज़्यादा होगा क्या? ज़्यादा कर मत देना, क्या होता है? कम होता है। अरे भाई गैलियम से आगे आपके संक्रमण तत्व आ जाते हैं, संक्रमण तत्व आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं ना। और एल्यूमिनियम के आगे संक्रमण तत्व नहीं आते हैं, क्योंकि ये कौन सा आवर्त है? ये आपके आवर्त चल रहा है तीसरा, तीसरा आवर्त है, ठीक है ना। और तीसरे आवर्त में देखो एल्यूमिनियम के सामने दिखाई देगा आपको सीधा का सीधा मैग्नीशियम, बीच में गैप पड़ा है, खाली जगह पड़ी है। जबकि आपके मैग्नीशियम के नीचे क्या आता है? कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम के आगे स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिंक के बाद में ये तत्व आ रहा है, जिंक के बाद में आ रहा है, इसका मतलब बीच में 10 एलिमेंट आ गए, है ना, ये बीच में 10 तत्व और आ गए। इस वजह से क्या हो जाएगा, इन संक्रमण तत्वों की वजह से नाभिकीय आवेश जो है उसका मान क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। जेड इफेक्टिव का मान क्या रहता है? ज़्यादा रहेगा। और जेड इफेक्टिव के कारण, जेड इफेक्टिव के कारण गैलियम की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाती है? एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। संक्रमण तत्वों के, संक्रमण तत्वों के जेड इफेक्टिव के कारण गैलियम की परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम होती है। ध्यान में रखना, कोष तो बढ़ गया लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ गया, किसका? गैलियम का, ठीक है ना। और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण गैलियम का आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के द्विअंगी यौगिकों को फ्लोराइड कहते हैं, न कि ऑक्साइड। क्या कारण है? देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों में से किसकी विद्युतीयता ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन है वो ज़्यादा विद्युतऋणी है। तो ऑक्सीजन के साथ जब फ्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है ना, तो फ्लोराइड लगेगा, जो लास्ट में आता है उसी के तो आइड लगाते हैं ना, ज़्यादा विद्युतऋणी है। जैसे HCl है, NaBr है, तो लास्ट वाले ये ज़्यादा विद्युतऋणी होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको अंत में लिखा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन प्लस की कंडीशन में रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ किस अवस्था में रहेगा? प्लस की कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा फिर,
ये जो है इसमें फ्लोरीन है वो माइनस के अंदर है, तो इसको बोला जाएगा फ्लोराइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। तो क्या है, देखो पहला है कि फ्लोराइड आयन रखते हैं, ऑक्सीजन परमाणु फ्लोरीन परमाणु से बड़ा होता है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? यही सही ऑप्शन लग रहा है अपन को। अच्छा, ऑक्सीकारक है, तो फ्लोरीन ऑक्सीकारक भी होता है, लेकिन सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसमें फ्लोराइड की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, सरल बात है, सब आप जानते ही हो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन लास्ट में आएगा तो फ्लोराइड लगेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, जिनोन डाइफ्लोराइड में कौन सा संकरण होता है? जिनोन डाइफ्लोराइड के अंदर कौन सा संकरण होता है भैया? देखो संकरण निकालने का तरीका बता रखा है मैंने। जिनोन है, इसके पास अगर लोन पेयर देखोगे तो कितने लोन पेयर हैं? लोन पेयर हैं 4। ठीक है ना, पेयर 4 है, इलेक्ट्रॉन 8 है टोटल। तो संकरण निकालने के लिए आप क्या करते हो? इसके साथ फ्लोरीन जोड़ दो, 2 1 और 2, 2 फ्लोरीन जोड़ दिए, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 और 2। लोन पेयर कितने हो गए? 3। लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर हो गए 3 लोन पेयर हो गए। ठीक है ना। तो टोटल नंबर कितना आ गया? टोटल नंबर आ गया आपके पास, सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके पास 2 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, है ना, और 3 हो गए आपके पास लोन पेयर। टोटल नंबर कितना आया? 5। और जब 5 होता है तो संकरण कौन सा होता है? संकरण हो जाता है sp3d। ठीक है ना। यही नंबर, यहां नंबर अगर 4 आ जाता है तो sp3, 3 होता तो sp2, 2 होता तो sp। ठीक है ना। ऐसे 5 के अलावा 6 होता तो sp3d2 हो जाता, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो संकरण कौन सा हो गया? sp3d हो गया। संकरण कौन सा हो गया? sp3d हो गया। और sp3d के अंदर आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो क्या है, यहाँ जिनोन के साथ जब आप फ्लोरीन जोड़ोगे तो ये जो पोजीशन होती है यहाँ पर, मैंने बताया था कि ये बंद दूरी कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पर लोन पेयर नहीं आ सकते। लोन पेयर आने से रिपल्सन बढ़ जाएगा, यौगिक का स्थायित्व घट जाएगा। तो लोन पेयर यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ क्या आएंगे? फ्लोरीन। ठीक है ना। यहाँ फ्लोरीन आएंगे, यहाँ आपके लोन पेयर आ जाएंगे। लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आ गए तो ये आकृति देखो कि एक ही रेखा के अंदर है ये, तो इसकी आकृति है वो कैसी बताई जाएगी? रेखीय। कैसी आकृति? रेखीय आकृति हो जाएगी। ठीक है, संकरण हो जाएगा sp3d। ठीक है भैया। चले नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई मेटल है, उसका हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल अपन को दे रखा है 32 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -12, और इसके संतृप्त विलयन का pOH निकालना है। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो पहले तो खुद कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, पहुँच करके खुद सॉल्व करो। कर लिया तो देखो, जिनको आ रहा है वो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है वो यहाँ देखेंगे। देखो MOH होल्ट वाइज, यानी इसको जब टूटेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? M प्लस और OH है वो आ जाएगा आपके माइनस, कितने? 2। विलेयता गुणनफल का मतलब क्या होता है? KHP होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बताते हैं अपन। तो मैंने ये कहा था, इस तरह से आपको बता भी रखा मैंने, जैसे BaCl2 है ना, MgCl2 है, तो इनमें क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं अपन? S, इसकी विलेयता S, और ये हो जाएगा 2S, और जितना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो क्या लग जाएगा? पावर में लग जाएगा। तो इसकी पावर 1 मान रहे हैं अपन। तो ये दोनों तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4s स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? 4s स्क्वायर, और ये हो गया S1। ठीक है ना। तो ये घातांक है वो आपस में जुड़ती है, तो घातांक जब आपस में जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? 4s का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 4s 1 + 2 हो जाएगा, तो ये क्यूब में आ जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है ना, जब इसको मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो
तो 4s क्यूब हो गया। KSP का मान कितना होता है? 4s क्यूब होता है। विलेयता गुणनफल कितना हो गया? 4s क्यूब। 4s क्यूब हुआ। अब विलेयता गुणनफल का मान भी अपन को दे रखा है, यानी KSP का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ये मान दे रखा है ना? ये मान दे रखा है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब आपको S निकालना है। S निकाल लो, विलेयता निकाल लो वो हाइड्रोक्साइड आयन की। तो हाइड्रोक्साइड आयन की विलेयता निकालोगे तो 32/10⁻⁻12 अपोन में क्या आ जाएगा? 4 आ गया, अपॉन 4 काट दो। काटोगे तो कितना आ जाएगा? काटोगे तो आ गया ये 8, है ना? 8 आ गया। तो अब S है वो करो, आप S को सॉल्व करो, घातांक इधर जाएगी ये, तो ये क्या आएगा? देखो 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 है, ठीक है ना? ये इधर घातांक जाएगी तो इसका क्या करेंगे अपन? 1/3 करेंगे, बट्टा में जाएगी ये घातांक, तो इस तरह से जाएगी। तो इस तरह से जब अपन करते हैं 1/2 होता है तो वो क्या होता है? अंडर रूट होता है, ठीक है ना? ये घनमूल अपन निकालेंगे, वो वर्गमूल है, ये घनमूल अपन निकालेंगे। तो देखो ये 2 की पावर घातांक 3 करते हैं अपन, ठीक है ना? तब 8 बनता है। समझना बात को, अपन क्या करते हैं? 2 की पावर 3 करते हैं तभी तो ये 8 होता है। तो इसका जब अपन हटाएंगे, मतलब इसका रूट निकालते हैं अपन, जैसे 16 का तो कितना आता है? 4, रूट निकालेंगे। तो ऐसे ही इसका 1/3 से अपन निकालेंगे मान, घनमूल निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी S बराबर क्या आ गया आपके पास? 2 मल्टीप्लाई, ये घातांक है, घातांक से घातांक को कट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? ये इसका भाग लगेगा, इसका क्या लग रहा है? भाग लग रहा है। भाग लग जाएगा तो ये कितनी बार जाएगी? 4 बार। तो 10 की घात क्या आ जाएगी? -4, ठीक है ना? 10 की घात क्या आ गई? -4, यानी ये आपकी विलेयता आ गई, ठीक है ना? ये आपके S का मान आ गया। किसका मान आ गया? S का मान आ गया। अब यहाँ देखो OH जो आयन अपन को क्या निकालनी है? POH निकालनी है ना? तो ध्यान में रखना, जो अब हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी S यानी विलेयता अपन ने निकाल ली। अब वो कितने हैं? वो 2 नहीं बन रहे हैं क्या? 2s नहीं है क्या? S की वैल्यू है वो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 10⁻⁻4। तो ये कितने हो गए? ये आपके हो गए 4 मल्टीप्लाई -4, हो गया ना? ये किसकी सांद्रता आ गई? ये आ गई आपके हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आ गई, ठीक है ना? अब अपन निकालेंगे POH। POH बराबर क्या होता है? -log 4 × 10 की घात -4, यही करेंगे, सांद्रता लिख देंगे। अब ये सांद्रता लिखेंगे तो POH बराबर क्या आ जाएगा? माइनस लोग अंदर ले लो, log 4 प्लस गुणा है वो प्लस में हो जाता है, लोग लगाते हैं जब अपन, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना? ये क्या आएगा? देखो ये लोग है तो ये आप लोग 10 की घात -4 करोगे, ठीक है ना? ये करोगे। अब इसको आगे सॉल्व करो, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे जैसे सॉल्व करते हैं अपन, तो POH बराबर माइनस आपके पास आ रहा था लोग, क्या आ रहा था? log 4 प्लस log 10 की पावर -4, यही था। देखो हाँ बिल्कुल यही था। अब देखो क्या हो जाएगा? अब आप इस घातांक को आगे ले लो तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा POH बराबर माइनस log 4 का मान अभी अपन नहीं लिख रहे, ठीक है ना? सवाल के हिसाब से करना पड़ेगा अपन को। तो ये माइनस आगे आएंगे 4, और log 10 का मान कितना होता है? log 10 का मान होता है 1। अब माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? POH बराबर हो जाएगा आपके पास, ये तो हो गया प्लस का, ठीक है ना? और ये हो जाएगा आपके माइनस का, log 4। देखो ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या? 4 माइनस log 4 आ रहा है ना, 4 माइनस log 4। अब इसको आगे भी आप सोल्व कर सकते थे, क्या कर सकते थे? देखो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? देखो POH बराबर 4 माइनस
log 4 की वैल्यू कितनी होती है? अपन जानते हैं कि log 2, 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना? तो ये 2 log 2 हो जाता, तो 2 गुणा 0.30 यानी 0.60 हो जाता है, यानी यहाँ आ जाता 0.60। ठीक है, log 4 का मान कितना होता है? 0.60 मान होता है। ठीक है ना? तो क्या हुआ देखो, इससे अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 3.40 हो जाता है। ठीक है ना? ये आपका आता पीओएच का मान, और पीओएच से क्या निकल जाती, फिर पीएच निकल जाती। ठीक है ना? तो अभी अपने पास केवल इतना ही पूछा है, पीओएच का जो मान है वो क्या हो जाएगा? 4 माइनस log 4, 4 माइनस log 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो समझ गए। नहीं समझ में आया तो वापस रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर। यदि एक लवण X जिसे जल में घोला गया, प्राप्त परिणामी विलयन क्षारीय हो जाता है, तो ये लवण निर्मित है, तो सीधी सी बात है किससे निर्मित होगा? उसमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस तो होगा। और अपन जानते हैं कि 4 प्रकार के मिश्रण बता सकते हैं अपन साल्ट के। साल्ट है उसको 4 प्रकार के बनाए, कौन कौन से? तो आपका देखो, एक तो कर देते हैं अपन वीक एसिड और वीक बेस का सबसे पहले। तो दोनों ही वीक एसिड है और वीक बेस है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लें तो आपका ये हो जाता है क्षारीय। स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो क्षारीय। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लें तो ये हो जाएगा आपका एसिडिक, अम्लीय। ठीक है ना? और यदि आप क्या लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना? देख लो इसके अंदर क्षारीय होने का मतलब क्या हुआ? क्षारीय हो रहा है, इसका मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का कौन सा उदाहरण है? ये रहा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जो विलयन होगा वो कैसा होगा? आपके क्षारीय होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल देखो, आपका वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का है, वो कौन सा उदाहरण हो सकता है? वीक एसिड कौन सा है? HCN होता है जैसे। और वीक एसिड और वीक बेस, तो अमोनियम साइनाइड हो सकता है, अमोनियम साइनाइड है। ठीक है ना? और आपका अमोनियम एसीटेट भी हो सकता है। ठीक है ना? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम आ गया आपके पास, जैसे इसमें उदाहरण कर सकते हैं अपन CH3COONA, ये उदाहरण हो जाएगा इसके साथ। ठीक है ना? और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaCl हो गया। ठीक है ना? चलो, तो अब जो है समझ गए होंगे बात आप, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ कोई लवण होगा, अगर उसको पानी में डालोगे तो जो विलयन होगा, जलीय विलयन होगा, वो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अवक्षेप बनता है, अवक्षेप होता है PPT। ठीक है ना? कोई भी परख नली है उसके अंदर जब क्रिया करा रहे हो आप, तो क्या होता है? पेंदे में जो चीज इस तरह से जम जाती है नीचे, तो उसको बोलते हैं अपन PPT। और कोई गैस निकलती है तो उसके लिए अपन इसे ऊपर का तीर लगाते हैं, PPT के इसलिए नीचे का तीर लगाते हैं। ठीक है ना? तो आपको पता है, एक तो विलेयता गुणनफल अपन ने पढ़ा था और एक आयनिक गुणनफल पढ़ा था। ठीक है ना? तो आयनिक गुणनफल है उसको अपन ने लिखा था Q। मैं यहाँ Q भी लिख सकता हूँ और K भी लिख देते हैं अपन, एक ही बात है, ध्यान में रखना, KIP, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक गुणनफल है। ठीक है ना? तो आयनिक गुणनफल है ना, आयनिक, आयनों का गुणनफल, आयनिक गुणनफल जो है वो आपके अगर क्या होगा? विलेयता गुणनफल के बराबर, तो क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन रहेगा। कौन सा विलयन रहेगा? संतृप्त विलयन रहेगा। ठीक है ना? और यदि आयनिक प्रोडक्ट है उसका मान ज़्यादा है,
उसका मान ज़्यादा है किससे? विलेयता गुणनफल से। ठीक है ना। तो आपका पीपीटी बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, अवक्षेप बन जाता है, अवक्षेप बन जाएगा। और जो आपको पता है ऐसा विलयन कैसा हो जाएगा? अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। ये विलयन कैसा हो जाएगा? अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि आपके QIP का जो मान है उससे KSP का मान ज़्यादा हो तो विलेयता बढ़ती जाएगी, विलेयता और ज़्यादा होती जाएगी, यानी ये कैसा होगा? असंतृप्त विलयन होगा, असंतृप्त विलयन होगा, अवक्षेप नहीं बनेगा, अवक्षेप नहीं बनेगा। यहाँ पर भी अवक्षेप नहीं बनेगा, ध्यान में रखना। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अवक्षेप कब बनता है? जब आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से क्या होता है? अधिक होता है। तो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ वाला फर्स्ट और थर्ड ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। बराबर होता है उस समय भी अवक्षेप नहीं बनता। देखो बराबर वाली भी कंडीशन अपन ने देख ली, 3 देख लिया ना। केस फर्स्ट देख लिया, ये केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट के अंदर तो क्या हो गया? साम्य अवस्था आ गई, एक तरह से बराबर हो गए दोनों। ये दूसरा केस है, इस केस के अंदर आपका अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, ये तो इन दोनों को ही बता रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध है यदि लवण AX और BY है। तो यहाँ ये थोड़ा सही नहीं दिया हुआ है, ध्यान में रखना। ये लिखा हुआ है आपका x नीचे दिया हुआ है, ये x है नीचे और ये y है, और ये दे रखा है कि s है उसका x माइनस वाई करें अपन। तो ये तो घातांक है, उसको अपन जोड़ते हैं हमेशा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और विलेयता के लिए सीधा s लिख के और x प्लस वाई करते हैं, ये भी अपन नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक गुणांक भी तो अपन साथ में लेते हैं, और x के साथ यहाँ y और y के साथ x ये भी नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तत्व का स्टोक्योमेट्रिक गुणांक है उसी को ही लिखते हैं अपन। और ये s x प्लस वाई ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत है, ध्यान से देखना। ठीक है ना। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, x है, जैसे मैं ये लिखूं बेरिलियम क्लोराइड, तो इसकी जो घातांक वो बेरियम के ऊपर थोड़ी लगेगी, बेरियम के ऊपर थोड़ी लगाएंगे अपन स्टोक्योमेट्रिक गुणांक। या अपन ये कहते हैं कि भी 2Ba, जैसे Ba प्लस Cl2 है ना, तो इसके अपन को यहाँ स्टोक्योमेट्रिक गुणांक लगा रहे हैं, तो वो इसके ऊपर थोड़ी लग सकते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो x के ऊपर x का स्टोक्योमेट्रिक गुणांक लगेगा, y के ऊपर y लगेगा, और s जो विलेयता होगा उसकी ये स्टोक्योमेट्रिक गुणांक है वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यही तो करते हैं अपन विलेयता गुणनफल में, क्या करते हैं अपन? यही तो करते हैं। x जो है उसका स्टोक्योमेट्रिक गुणांक, y है उसका स्टोक्योमेट्रिक गुणांक, और इस ये दोनों है घातांक है, इनको अपन क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो सही तरीका है वो ये होता है लिखने का। ठीक है ना, KSP बराबर ये होता है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ध्यान में रखना, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि अभिक्रिया P प्लस Q साम्य है R प्लस C के अंदर, और Kc का मान दे रखा है आपको 10 की घात -2, Kf का मान दे रखा है 10 की घात -1, तो पश्च अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान होगा। अपन को एक अभिक्रिया दे रखी है P प्लस Q और R प्लस C इसके अंदर बन रहा है। इसमें आपको Kc का मान दे रखा है, Kc का मान है 10 की घात -2, और Kf का मान दे रखा है आपको 10 की घात -1। साम्य अवस्था से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो आपको पश्च अभिक्रिया के लिए वेग, पश्च अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता है? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो वेग नियतांक होता है वो Kb होता है। तो इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है? Kc, Kf और Kb। ठीक है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन निकालना पड़ेगा पहले तो। ठीक है ना, तो रिलेशन होता है Kc बराबर होता है, अपन जानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो नियतांक है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो नियतांक है, इनका जो अनुपात होता है वो होता है आपका Kc। तो Kc की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है?
आपको केबी निकालना है तो केबी बराबर वैसे क्या हो जाएगा, केबी बराबर देखोगे तो केसी को नीचे लियो, केसी का मान है आपके पास 10 की घात माइनस 2 और के एफ का मान कितना है, के एफ का मान है 10 की घात माइनस 1। इस 10 की घात माइनस 2 को ऊपर ले जाएं तो ये प्लस की हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 10 ही बचेगा, है ना। अरे कट हो जाएगी ना ये तो पूरा का पूरा कट हो जाएगा, ये आपके ऊपर ही तो यही तो आएगा, तो क्या मान हो जाएगा, 10 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो केबी का जो मान है वो कितना हो गया, 10 हो गया। ये केबी का मान तो निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि केबी है उसका तो मान आपको दे नहीं रखा कहीं भी। अगर ये कह देते ऑप्शन में आपको दे देते कि केबी का मान है, वो आपको दे दिया कि भाई ऑप्शन में आ गया 10 है, 20 है, 30 है, तो अपन ये कर देते भाई 10 सही है। लेकिन यहाँ आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है केसी से रिलेटेड, कि केसी से ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यही तो दे रखा है भाई। केबी का मान तो अपन ने निकाल लिया कि क्या मान आ गया, 10 आ गया। केबी का मान है देकर आपको पूछ लिया कि केसी से ये कितना गुना बड़ा है, कितना गुना बराबर है, या बराबर है या 1000 गुना बड़ा है, ठीक है ना, क्या है। तो देखो केबी का मान आपके पास आ रहा है, केबी का मान आया 10, समझना बात को, और केसी का जो मान है वो आपके पास है 10 की घात माइनस 2। पहले तो ये सोचो कौन सा बड़ा मान है, बड़ा मान कौन सा है इसमें, बड़ा मान है आपके पास ये वाला, है ना। बीच में मैं कह दूं कोई 0 है, और ये आपके देखो ये क्या है, छोटा है, और छोटा भी कितना, 10 की घात माइनस 2 का मतलब कितना हुआ, 10 की घात माइनस 2 का मतलब हो गया आपके ये 10 इंटू 10, 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी आपके 100 हो गया। ये 100 गुना छोटा है और ये ऊपर 10 गुना और बड़ा हो गया, यानी टोटल जो अगर देखा जाए, अगर इस केसी से ये कितना बड़ा है, ये केसी से केसी का कितना गुना बड़ा हो गया, केसी का 10 की घात 3 गुना बड़ा नहीं हो गया क्या, 10 कितना हो जाएगा, ये 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा तो अपन क्या कह देंगे, 10 की घात 2 प्लस में आ गई, तो टोटल जो है वो कितना हो गया, केसी का 10 की घात 3 गुना ही तो बड़ा हुआ। समझ गए ना बात को। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000, तो केसी का 1000 गुना बड़ा मान है ये, ध्यान में रखना। समझ गए क्या बात को। 10 है, 10 से फिर क्या हो गया 0, फिर ये आपके 10 और ये आपके 100 है एग्जैक्ट में, तो ये क्या है माइनस में 100 नहीं है क्या ये, है ना। तो इससे तो 1000 गुना बड़ा हो गया ना केबी का मान केसी से। चलो समझ गए होंगे, वापस समझ लेना एक बार रिपीट करके अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। नेक्स्ट चलें, NO का वियोजन तेज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का वियोजन तेज होगा। ये देखो इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि ये अभिक्रिया आपके पास कैसी है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो ध्यान में रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड का जब वियोजन होता है तो क्या बनता है, N2 प्लस O2 और इसके साथ ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। यानी अगर ये दोनों ऊष्मा ग्रहण करें तो ये अभिक्रिया इस दिशा में जाएगी, और अगर इधर ऊष्मा लिखी हुई है तो सीधी सी बात ध्यान में रखना, मैंने बता रखा है, अगर क्रिया कारक के साथ ऊष्मा है तो ऊष्मा शोषी, और अगर उत्पाद के साथ Q का मान दे रखा है, ऊष्मा दे रखी है, यानी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी में आप जानते ही हो कि वियोजन जो है वो ताप अगर कम करेंगे तो ही वियोजन तेज होगा। ताप बढ़ाने पर, ऊष्मा क्षेपी के अंदर अगर अपन ताप बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड चलने लग जाएगी, क्योंकि ऊष्मा ये लेगा रहेगी, बैक चलेगी, ठीक है ना। तो ताप कम करेंगे तो ही अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में चलेगी। ताप कम करने पर क्या होगा, ताप यदि अपन कम करेंगे तो अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी, अग्र दिशा में चलेगी। रीजन हो गया इसका, क्योंकि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यहाँ ताप कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ताप को अपरिवर्तित है या ये है, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका,
ताप कम करेंगे तो ही अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, ताप बढ़ाओगे तो बैकवर्ड चलने लग जाएगी। ठीक है, चल नेक्स्ट अपन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, इनको देखना कि आपके क्या दिया हुआ है, कार्बन के साथ जल है उसकी क्रिया करा दी और H2 और CO बन गई। इसमें साम्य अवस्था आ गई तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब का प्रभाव देखा जाता है कि ला सतेलिए का नियम है, ली चेटियर का जो नियम है वो क्या कहता है कि जब आप दाब बढ़ाओगे तो अभिक्रिया उस दिशा में चली जाएगी जहां मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ मोलों की संख्या देखो कितनी है, यहाँ एक यानी ये 2 मोल और ये भी कितने मोल है, 2 मोल बराबर ये। लेकिन ध्यान में रखना ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दाब पर, तो मोलों की संख्या वो यहाँ पर कितनी आएगी, 1, यानी ये H2O के मोल ही देखे जाएंगे। ठीक है ना, ये सॉलिड होने के कारण, ठोस होने के कारण इसको नहीं देखा जाएगा, मोल तो इसके काउंट होंगे और इसके होंगे। यानी यहाँ उत्पाद में कितने मोल है, 2 मोल है ना, ये H2 और ये CO है। तो ये देखो आगे ये 1 मोल है ना आगे, और ये 1 मोल है, और ये कितना मोल है, 1 मोल। तो दाब लगाओगे तो अभिक्रिया जहाँ मोलों की संख्या कम होती है वहां जाती है। ठीक है ना, साम्य अवस्था में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में चलती है जहां मोलों की संख्या या आयतन कम होता हो, मोलों की संख्या कम होती है। ठीक है ना, तो कहाँ कम होगी, इधर की ओर कम हो रही है, तो अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में हो जाएगी, पश्चिम दिशा के अंदर चली जाएगी। ठीक है, चलो भैया समझ में आ गया ना। ये मोल तो है लेकिन ये सॉलिड है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर इसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये कथन है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम है, गोल्डबर्ग और वागे ने दिया था। ला सतेलिए का नियम अलग है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम अलग है, नियत अनुपात का नियम अलग है। ठीक है ना, तो ला सतेलिए का नियम है, फैराडे का नियम है, नियत अनुपात का नियम है। ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है, आपको पता है ये फैराडे है कि जितना ज़्यादा आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे किसी भी वैद्युत अवघट्य पदार्थ की वैद्युत अपघटन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ला सतेलिए का नियम भी आप जानते हो, अभी बताया मैंने कि दाब या ताप जो भी कारक लगा रहे हो तो अभिक्रिया उस दिशा में चली जाएगी जहां उस कारक का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। नियत अनुपात है, द्रव्यमान अनुपात संबंधी ये नियम है। ठीक है ना, कि भाई कोई भी घटक से कि कहीं से भी आप किसी पदार्थ को प्राप्त करते हो तो उसमें जो तत्व हैं उनका अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। जैसे जल है उसको चाहे कुएं से निकालो, बावड़ी से निकालो, समंदर से लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात नियत रहेगा। ठीक है ना, तो ये तीनों नियम तो नहीं हो रहे, ला सातेलिए का नियम भी नहीं होता है। ला सातेलिए का नियम अलग है, कारकों पर होता है कि भाई सामने है वो किस दिशा में जाएगा, तो दिशा के लिए बताता है। फैराडे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी नहीं है। तो सक्रिय द्रव्यमान का नियम होता है, और अपन जानते भी हैं गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था, कोई भी अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारक पदार्थों के जो सक्रिय द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो सक्रिय द्रव्यमान का नियम है, किसने दिया था, गुल्डबर्ग और वागे नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। क्रिस्टल में चतुष्फलकीय अंतराल दर्शाता है कि अंतराल की आकृति चतुष्फलकीय है, आकृति तो चतुष्फलकीय दिखती है, सही बात है। अणुओं द्वारा बनाया गया अंतराल की आकृति चतुष्फलकीय है। अंतराल चतुष्फलकीय रूप से 4 गोलों से घिरा हुआ है, सही पॉइंट तो यही हुआ ना, अंतराल 6 गोलों से घिरा हुआ है, ये तो सही नहीं है, ये दिख रहे सही है लेकिन सही भाषा नहीं है इनके अंदर। चतुष्फलकीय जो आकृति बनती है वो किससे बनती है, 4 गोलों से घिरा हुआ है, यही तो दर्शाता है चतुष्फलकीय अंतराल। ठीक है ना, तो यहाँ ये समझने की जरूरत है, एक जैसे से दिखेंगे
चतुष्फलकीय छिद्र में क्या होता है, प्रथम परत के 3 गोले, प्रथम परत के 3 गोले और दूसरी परत जो है उसका 1 गोला इस छिद्र के ऊपर आता है। तो यहाँ कौन सा छिद्र बनता है, टेट्राहाइड्रल जो होती है चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है, चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्तिका के अंदर होता है प्रथम परत जो है उसके 3 गोले मिल जाए और जो सेकंड परत है उसके भी कितने गोले मिल जाए, 3 गोले मिल जाए। तो यहां जो छिद्र होगा वो क्या होगा, अष्टफलकीय, ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा। कौन सा, अष्टफलकीय छिद्र हो जाएगा। ठीक है, अष्टफलकीय छिद्र। प्रथम परत के 3 गोले, प्रथम परत के 3 गोले और द्वितीय परत के भी 3 गोले मिलेंगे, ऊपर आएंगे, यानी छिद्र के ऊपर छिद्र आएगा। यानी यहाँ छिद्र के ऊपर ये तो कवर कर रहा है, तो ये चतुष्फल की छिद्र बन गया। यहाँ ये कौन सा छिद्र हो गया, अष्टफल की छिद्र। प्रथम परत के 3 गोले, प्रथम के 3 और द्वितीय परत का 1 गोला। ठीक है, चलो तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो गया है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया भाई। अंतराल चतुष्फलकीय रूप से 4 गोलों से घिरा है। ठीक है ना, निम्न में से सही कथन है। अब इनको ध्यान से सभी को पढ़ना है, पहले तो कोई भी क्वेश्चन करो तो ध्यान से पढ़ना है, सब एक जैसे से लगते हैं कई तो। सोटकी दोष घनत्व को कम करता है, बिल्कुल कम करता है। सोटकी दोष में क्या होता है, अंदर क्रिस्टल के अंदर जो आयन है वो क्रिस्टल की सतह से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है, तो घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, तो ये बात तो सही है आपकी, है ना, सही कथन है या नहीं है, बिल्कुल सही कथन है ये। फ्रैंकल दोष क्रिस्टल में परावैद्युत गुणांक को बढ़ाता है, यानी उसकी वैद्युत चालकता को बढ़ा देता है। क्रिस्टल के अंदर जो छोटा आयन होता है, धनायन होता है ज़्यादातर छोटा, वो क्या हो जाता है, अंदर किसी अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। उससे जो क्रिस्टल है उसकी क्या होगी, वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी। परावैद्युत गुणांक है उसका मान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चालकता बढ़ जाएगी। स्टोक्योमेट्रिक दोष है वो क्रिस्टल को अच्छा वैद्युत चालक बनाते हैं, इसमें भी यही होता है स्टोक्योमेट्रिक के अंदर। ठीक है ना, स्टोक्योमेट्रिक के तो उदाहरण आ जाते हैं जिसमें क्या होता है, स्टोक्योमेट्रिक होता है क्या है वैसे, जहां धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या रहे, स्थिर रहे। तो ये फ्रैंकल दोष भी तो उसी के अंदर ही आ रहा है। तो वैद्युत चालक है वो बनाएंगे तो इसके अंदर सारे ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी ये भी सही है, सीधी सी बात है, ये सही है और ये भी सही है, तो सारा ऑप्शन है वो सभी हो जाएगा। ठीक है ना, P7PY क्या लिखा हुआ है, 7PY है। इसके लिए आपको क्या करना है, 7PY के लिए आपको करना है, मान दिया हुआ है NLMS। ठीक है, अपन निकालते हैं NLMS, यानी ये क्या है, क्वांटम संख्या। ये मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये एजीमुथल होता है, ये मैग्नेटिक होता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है। मुख्य क्वांटम संख्या कितनी दे रखी है बताओ, मुख्य क्वांटम संख्या है वो आपके सामने दे रखी है 7, यानी 7वें आवर्त के अंदर का तत्व है। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना है, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान है वो होता है P के लिए, देखो ये P दे रखा है ना, तो SPDF में ध्यान में रखना, अगर L का मान, एजीमुथल का जो नाम बताना है, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। M का मान है वो Y के लिए, Y और X है, प्लस और माइनस होता है, ध्यान में रखना, प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, Z अगर हो जाता ना, PZ होता है तो उसके लिए 0 होता है। और स्पिन क्वांटम नंबर है वो भी, अब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या हो सकता है, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो n का मान 6 तो है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, नन ऑफ दीज। ये देखें सही, पहले अपन को क्या मालूम।
तो इसमें देखो n का मान 7, l का मान 1, m का मान 0 नहीं है, m का मान तो जब 0 होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, जब p z हो। अभिविन्यास को बताता है ये, ठीक है, कोणीय संवेग की दिशा को। और ये माइनस है, ये अपन को क्या पता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बच गया क्या, देखो n बराबर 7, l बराबर 1, ये प्लस माइनस भी हो सकता है आपका, ये मैंने हाफ कर दिया भूल से, हाफ नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है ना, 1 होता है, हाफ तो इसके लिए होता है, ठीक है ना। तो 1 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान में रखना, ये 1 होता है, +1 -1 यही तो मान होते हैं। इसी तरह d के लिए -2 -1 0 +1 +2 इसी तरह से होते हैं, ठीक है ना। हाफ होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, तो इसका ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानी के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दे रखा है, वैद्युत अनअवगट्टे का पानी में मोलल विलयन का हिमांक क्या होगा। देखो ये आपके आ गया है हिमांक वगैरह कौन से विलयन के अंदर है, अणु संख्य गुणधर्म होता है, आपको पता है अणु संख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है अणु संख्य गुणधर्म जो है, उसमें क्या होता है, अणु संख्य गुणधर्म के अंदर अपन क्या कहते हैं, अणु संख्य गुणधर्म जो होते हैं वो कौन से गुण होते हैं, विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, विलयन के जो विलय कण है उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु संख्या गुणधर्म है, कौन कौन से होते हैं, वाष्प दाब अवनमन, ठीक है ना, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और फोर्थ ऑप्शन है परासरण दाब, ये हो जाते हैं। तो हिमांक से रिलेटेड है, हिमांक के लिए देखो मोललता अपन जानते हैं ना, मोललता और हिमांक अवनमन में क्या संबंध होता है, अपन जानते हैं डेल्टा TF समानुपाती होता है आपके मोललता के, है ना। हिमांक अवनमन है वो समानुपाती होता है मोललता के, विलयन की मोललता के समानुपाती होगा, और इसमें कमी आएगी जितना अविलय आप, जितना अनअवगट्टे जो आप विलय डालोगे, अवाष्पशील विलय डालोगे, हिमांक में उतनी ही कमी आती जाएगी। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो डेल TF बराबर क्या हो जाएगा, KF गुणा M, ये होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है ना। KF का मान दे रखा है आपको, ये रहा सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो ये मान सेंटीग्रेड में आएंगे आपके, ठीक है ना। तो KF का मान है 1.86 मल्टीप्लाई कितने हैं, M का मान दे रखा है आपको 0.05, ये मोललता है, ध्यान रखना, मोलल लिखा हुआ है ना, मोल नहीं लिखा है, मोलल, इसका मतलब ये मोललता है, मोलल विलयन दे रखा है ना, तो ध्यान रखना मोलल विलयन लिखा हो तो ये मोललता होती है। तो ये आपके डेल TF का मान आ गया, कितना आ जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये 0.093 आ जाएगा भैया, इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है ना। उसको जब सॉल्व करोगे तो मान कितना आ जाएगा, 0.093 मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ये आ गया आपके पास डेल TF का मान, ठीक है ना। डेल TF बराबर क्या होता है, डेल TF जो है वो बराबर होता है आपके पास, जैसे अपन को किसका निकालना है, विलयन का हिमांक निकालना है ना, तो TF माइनस T नोड F, ठीक है ना, विलयन का हिमांक कम होगा, ठीक है ना, T नोड F माइनस TF, इसको इधर ले जाएंगे,
ये विलयन के लिए हो गया, ये किसके लिए, विलयन के, नोड का मतलब विलायक के लिए। तो विलायक जो होता है वो अपन को पता है जल है, जल के लिए सेंटीग्रेड में हिमांक का मान कितना होता है, टी एफ क्या है, ध्यान में रखना, डेल टी एफ तो हो गया हिमांक का अंतर, आपको क्या दे दिया कि जल है, और जल के अंदर आपको अवाष्प विलय डाला है, जिससे उसके हिमांक में क्या आ गई, कमी आ गई। जल का हिमांक है वो है टी एफ, विलयन का हिमांक है वो है आपका, जल का जो हिमांक है वो टी नोड एफ, नोड लगाना है, शुद्ध जल है ना, और अगर उसमें आपने अवाष्प विलय डाल दिया तो वो हो गया आपका विलयन, और विलयन का हो गया टी एफ। तो उन दोनों का डिफरेंस आपका डेल टी एफ होता है। तो आपको डेल टी एफ है उसको इधर ले जाओ, टी एफ इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये देखो टी एफ बराबर हो जाएगा आपके पास टी नोड एफ माइनस डेल टी एफ हो गया। ठीक है, कितना मान आ जाएगा, देखो टी एफ बराबर हो जाएगा आपका पास 0, टी नोड एफ क्या है, शुद्ध जल है, इसका हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस कितना मान आ जाएगा, टी नोड एफ का मान कितना निकाला है, टी नोड एफ का मान निकाला था अभी आपने 0.093, 0.093, तो ये आपके टी एफ का मान आ गया माइनस के अंदर, ये माइनस है ना, तो 0.093 मान आ गया। देखो कहाँ पर है, जो माइनस के अंदर है, पहली बात है ये तो दोनों होने नहीं है, तो माइनस में आपका कौन सा आ गया, ये आ गया, ठीक है ना, माइनस में आपके पास ये आ गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपका हो गया 32 क्वेश्चन हो गए, सेकंड मॉडल पेपर है ये भी अपना हो गया है। नेक्स्ट अपन करेंगे थर्ड अपना केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, तब तक के लिए धन्यवाद।